अस्सलामुअलैकुम। बायोमॉलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रोटीन। प्रोटीन इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। प्रोटीन सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सेल के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में प्रोटीन का तमाम इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड इज अ मोनोमर और अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनते हैं, तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमीनो एसिड का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट सेल 50%। अगर हम सेल की बात करें तो सेल में 70 to 90% वाटर होता है। अगर सेल में से वाटर को एवापोरेट कर दें तो रिमेनिंग जो सब्सटेंस होता है उसको हम ड्राई वेट सेल कहते हैं। एंड इट इज़ composed of biomolecules. It is composed of protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid. तो जो ड्राई वेट सेल है उनमें ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन होती है। इट इज़ composed of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की बनी हुई है। सम कंटेन सल्फर। कुछ जो प्रोटीन होती हैं उनमें सल्फर भी होता है। अगर हम देखें यहाँ पे कि ये अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं मिलके। अमीनो एसिड एक मोनोमर है, तो यहाँ पे इसमें सल्फर है। अगर हम देखें ये अमीनो एसिड है, यहाँ पे इसमें सल्फर है। तो इसी तरह जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर भी होती है। कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। प्रोटीन को हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहते हैं बिकॉज इट कंटेन नाइट्रोजन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। के हेयर जो हमारे हैं वो टिश्यूज के बने हुए हैं। नेल्स जो है हमारे, हेयर जो है हमारे वो प्रोटीन के बने हुए हैं। नेल्स जो है हमारे वो प्रोटीन के बने हुए हैं। इसी तरह फीदर्स प्रोटीन के बने हुए हैं। एंड मीट, फिश, मिल्क, पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है? प्रोटीन हमें मीट, फिश, पल्सेस से मिलती है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जैसे हमने पढ़ा कि पॉलीमर है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे पास अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर हम अमीनो एसिड में देखें तो सेंटर पे कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। एंड दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप। इस कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पे हम इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब होता है नॉट सेम। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को टेट्राड कहा जाता है। टेट्राड्स मीन इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि जो कार्बन है उसने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। एंड जो चारों के चारों बॉन्ड है वो एक ही एटम के साथ हैं, सेम एटम्स के साथ है। वो कौन सा है? हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों के चारों बॉन्ड्स सेम एटम के साथ बने हुए हों, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक कार्बन। और ऐसा कार्बन जिसके चारों के चारों बॉन्ड सेम सब्सटेंस, सेम एटम, सेम मॉलिक्यूल के साथ ना बने हुए हों, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये हमारे पास जो कार्बन है अमीनो एसिड में, ये एसिमेट्रिक कार्बन है क्योंकि इसके जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं वो जो चारों बॉन्ड हैं वो डिफरेंट एटम्स के साथ है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके एक तरफ अमीनो ग्रुप है जो वर्क एज बेस, एंड एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है जो एज एसिड काम करता है। एंड अबोव एक हाइड्रोजन ऐड होता है एंड आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप को हम रेडिकल ग्रुप या साइड चेन कहते हैं जो वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ होता है। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनका ये जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम होता है कि सेंटर में अल्फा कार्बन होती है, अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है। लेकिन जो आर है ये डिफरेंट होती है।
तो आर जो साइड चेन है, जो रेडिकल ग्रुप है, वो हर एक अमाइनो एसिड को एक दूसरे से मुख्तलफ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, हमारे पास अमाइनो एसिड है मेथियोनाइन। तो मेथियोनाइन में हमारे पास जी ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, और ये सेंटर पे जो है CH, सेंटर पे जो है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ H है। अब ये जो है इसका ये है अमाइनो रेडिकल ग्रुप है, इसका आर ग्रुप है। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है अमाइनो एसिड है सिस्टाइन। तो इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, और ये सेंटर पे जो है अल्फा कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और ये इसका रेडिकल ग्रुप है। ठीक है। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका जो रेडिकल ग्रुप है वो चेंज होता है। तो रेडिकल ग्रुप एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से चेंज करता है मुख्तलिफ। अच्छा जी, तो दो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है। दो अमाइनो एसिड आपस में कैसे मिलते हैं कि एक अमाइनो एसिड और ये दूसरा अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH एंड दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हमारे पास बनेगा डाइपेप्टाइड। सो डाइपेप्टाइड एक मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट्स ऑफ 2 अमाइनो एसिड, डाई मीन 2, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो दो अमाइनो एसिड मिलके डाइपेप्टाइड बनता है, और एक जो अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल से OH आता है एंड दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H आता है। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं, और इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब ये जो डाइपेप्टाइड है इसकी दो एंड्स हैं। एक इसकी ये एंड है जिसको हम अमाइनो या एन टर्मिनल एंड कहते हैं। एक इसकी ये एंड है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड या C टर्मिनल एंड कहते हैं। तो जब हम डाइपेप्टाइड बनाते हैं तो डाइपेप्टाइड में फिर दो एंड्स होती हैं, एक एन एंड होती है एन टर्मिनल और दूसरी C टर्मिनल। अब ये जो दोनों इसकी एंड हैं ये दोनों जो है वो रिएक्टिव हैं। ठीक है। रिएक्टिव का मतलब है अगर हम यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है उसके साथ रिएक्ट करेगी और बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। इसी तरह का अगर हम यहाँ पे एक अमाइनो एसिड रखेंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगी और बन जाएगा टेट्रापेप्टाइड। तो इसी तरह इसकी जो दोनों एंड हैं C टर्मिनल और N टर्मिनल, ये दोनों जो है वो रिएक्टिव होती हैं। तो इसी तरह हम डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनाते जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखें एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड है। तो ये ट्राई, टेट्रा, पेंटा इसी तरह बनते जाते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है और इनमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जितने भी अमाइनो एसिड अगर हम मिलाते जाएंगे आपस में, 5 अमाइनो एसिड, 10 अमाइनो एसिड, 15 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड, जितनी भी हम चेन बनाएंगे अमाइनो एसिड की, पॉलीपेप्टाइड की जितनी भी हम चेन बनाते जाएंगे, ठीक है, एंड पे यही होगा कि उसमें दो एंड्स होंगी, दो टर्मिनल होंगी। एक टर्मिनल को हम अमाइनो या एन टर्मिनल कहते हैं, दूसरी को हम कार्बोक्सिल या C टर्मिनल कहते हैं, और ये दोनों जो है वो रिएक्टिव होती हैं। मतलब फर्दर अगर हम यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड ऐड करना चाहें तो वो हम ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन is composed of amino acids. प्रोटीन इज मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये हमारे पास एक प्रोटीन है जिसमें देखिए अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं सारे। अभी जो अमाइनो एसिड है ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, एक इनकी स्पेसिफिक तरतीब होती है कि पहले ग्लाइसिन होना चाहिए, फिर एलेनाइन होना चाहिए, फिर सिस्टाइन होना चाहिए। तो जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो रिपीटेडली यूज होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक इनकी सीक्वेंस होती है। तो एफ सिंगर इन्होंने पहली मर्तबा इंसुलिन में जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की उसको उसने स्टडी किया था। तो इसने बताया कि जो इंसुलिन है, जो हमारे पास इंसुलिन हार्मोन है जो पेनक्रियास रिलीज करता है, उसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं।
कितने अमाइनो एसिड्स हैं जी? 51। और ये अमाइनो एसिड्स हैं जो ये अरेंज हैं 2 चेन्स में, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड हैं, बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं। और ये दोनों जो चेन्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 10,000 प्रोटीन हैं, और ये जितने भी प्रोटीन हैं ये सारे के सारे जो प्रोटीन है ये 20 अमाइनो एसिड से बन के जो है वो मिलके जो है वो बने हैं। और इन 20 अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो जो वो प्रोटीन बनेगी वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसके लिए हमारे पास जो बेहतरीन इसकी एग्जाम्पल है वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है और ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। तो जो हेमोग्लोबिन है उसमें 2 चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ये अल्फा और बीटा चेन है ये प्रोटीन की बनी हुई है। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं, तो 2 अल्फा चेन्स होती हैं तो 141, एक में 141 अमीनो एसिड की चेन होगी, दूसरे में भी 141 अमीनो एसिड की चेन होगी। जो बीटा है उसमें 146 अमीनो एसिड की चेन है, तो 2 बीटा हैं तो 146 एंड 146। तो हेमोग्लोबिन क्या है? ये रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये प्रोटीन का बना हुआ है, अमीनो एसिड का बना हुआ है। 2 चेन्स हैं इसमें, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा में 141 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा में 146 अमीनो एसिड हैं। जो ओवरऑल टोटल इसमें अमीनो एसिड्स हैं होते हैं वो 574 होते हैं। अब ये नॉर्मली इसमें ये तरतीब है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये बीटा चेन है इसकी, ठीक है जी, ये बीटा चेन है। तो बीटा चेन में क्या हो रहा है? ये तरतीब है, पहले वेलाइन होना चाहिए, फिर हिस्टाडाइन होना चाहिए, फिर लूसाइन होना चाहिए, फिर थ्रियोनाइन होना चाहिए, प्रोलाइन होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। तो ये तरतीब है बीटा चेन की, कि बीटा चेन में जो 146 अमीनो एसिड हैं उनकी ये तरतीब होती है कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब क्या होता है कि कभी कभार जो 6 नंबर पर जो अमीनो एसिड है, 6 पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल इसकी तरतीब में ये होता है। तो ये अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है कि ग्लूटामिक एसिड के बजाय वहाँ पे वेलाइन आ जाता है। और जब वेलाइन आ जाता है तो जो हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं बनती, जो रेड ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल नहीं बनते बल्कि एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिनको हम सिकल सेल कहते हैं। ये सिकल सेल जो रेड ब्लड सेल्स हैं सिकल शेप्ड होते हैं। ये क्यों होते हैं? कि जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है? वेलाइन आ जाता है, जिसकी वजह से जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है रेड ब्लड सेल का वो डिफरेंट बन जाता है। अब ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी कर सकेगा। अब ये जो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल बना हुआ है, सिकल सेल जो रेड ब्लड सेल बना हुआ है, ये सिकल सेल रेड ब्लड सेल क्या करता है? ये आपस में जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल से स्क्यूज करके जो है वो क्रॉस हो जाता है। लेकिन जब ये सिकल सेल ब्लड सेल्स बनते हैं तो वो ब्लड सेल से क्रॉस नहीं हो जाते स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल से, तो वहाँ पे उनको ब्लॉक कर देते हैं। इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नॉर्मल जो सेल होता है उसकी 120 डेज लाइफ होती है, लेकिन जो सिकल सेल्स होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं विद इन 20 डेज। तो इसी तरह पेशेंट, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल नहीं होते, जल्दी जल्दी टूटते हैं, तो इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी लो हो जाती है और इसको हम कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया क्यों हो रही है? सिकल सेल की वजह से।
वही बात हमने इसमें लिखी हुई है कि ग्लूटामिक जो एसिड है वो रिप्लेस्ड होता है 6 पोजीशन पे किसकी कौन सी जगह जो है वो कौन सा वहाँ पे आ जाता है, वेलाइन आ जाता है, जिसकी वजह से जो हेमोग्लोबिन है वो नॉर्मल काम नहीं कर पाती, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यहाँ हमने सीखा कि अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, अगर उस सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो वो प्रोटीन सही तरीके से काम नहीं करेगी। पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे हम कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो डाइपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड मिलकर डाइपेप्टाइड बनता है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड 1 होता है। ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड होते हैं और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स 2 होते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि जितने भी अमाइनो एसिड हो उनमें 1 माइनस करना है, तो आपका पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो आपको पता लग जाएगा। इंसुलिन की हम बात करें कि इंसुलिन की अल्फ़ा चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? 20। बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? 29। इसी तरह जो टोटल इंसुलिन है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं? 49 पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं। स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन इन प्रोटीन कि जो प्रोटीन है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में होती है। सबसे पहले जी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लाइनियर पॉलीपेप्टाइड विथ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड हैं वो लाइन में अरेंज होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक नंबर के साथ। जैसे हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फ़ा चेन में 21 तो ये नंबर हो गया स्पेसिफिक, बीटा चेन में 30 तो स्पेसिफिक नंबर हो गया, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। जैसे हमने देखा कि हेमोग्लोबिन में अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये स्पेसिफिक नंबर हो गया और उनकी स्पेसिफिक एक सीक्वेंस थी। एंड जो बीटा चेन है उसमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये स्पेसिफिक नंबर हो गया और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में थे। तो इसी तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या है कि प्रोटीन जो है वो लाइनियर फॉर्म में अरेंज होती हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं और स्पेसिफिक नंबर होता है। शोन बाय ऑल प्रोटीन्स एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑन द राइबोसोमल सरफेस। तो जितने भी प्रोटीन हैं जब शुरू में बनते हैं ना, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही होते हैं। प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं? प्रोटीन जो बनते हैं राइबोसोम पे बनते हैं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन फैक्ट्री है। कि राइबोसोम में जब प्रोटीन बनते हैं तो राइबोसोम क्या करती है? उन अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर में अरेंज करके लाइनियर फॉर्म में बनाती है। तो जितने भी प्रोटीन बनते हैं पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सिंथेसिस के बाद, बनने के बाद ये जो प्रोटीन हैं वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहते, बल्कि वो चेंज हो जाते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स में, अदर स्ट्रक्चर्स में वो चेंज हो जाते हैं। तो दूसरे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं जिनमें वो चेंज हो जाते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लाइनियर पॉलीपेप्टाइड जो है वो कोइल्ड होते हैं। कोइल्ड टू फॉर्म अल्फा एंड हेलिकल एंड बीटा प्लीटेड शीट के जो लाइनियर हैं, पहले ये हमारे पास क्या था जी? ये लाइनियर जो है वो अमाइनो एसिड्स थे, ठीक है। अब ये आगे चल के ये जो लाइनियर हैं ये क्या हो जाएंगे? ये कोइल्ड हो जाएंगे। कोइल्ड होने के बाद ये अल्फ़ा हेलिक्स बना लेंगे या बीटा प्लीटेड शीट बना लेंगे। ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ड्यू टू एच बॉन्ड कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि जो अपोजिट चार्ज बियरिंग ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड हैं उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो सेकेंडरी में ये हमारे पास अल्फ़ा हेलिकल है जी, और ये हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहाँ पे बनता है? कि हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कार्बोनिल ग्रुप का जो O है, ऑक्सीजन है, उसके बिटवीन, और अमाइनो का जो H है उसके बिटवीन। तो ये एक अमाइनो एसिड का H और दूसरे अमाइनो एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। H और O के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H और O के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जब ये अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर, जब अल्फ़ा हेलिक्स बनती है तो आप देख रहे हैं कि ये एक ट्विस्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्विस्ट। तो ये जो ट्विस्ट है ये कब बनता है? ये जो ट्विस्ट है ये कब बनता है? तो ये जो ट्विस्ट है तकरीबन एवरी 4th अमाइनो एसिड के बाद जो है वो ट्विस्ट बनता है अमाइनो एसिड की चेन में।
एवरी बेंडिंग टर्न इन अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स में ये जो टर्न आ रहा है उसमें तकरीबन कहा जाता है कि 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद जी टर्शरी स्ट्रक्चर, कि जो अल्फा हेलिक्स की बेंडिंग है, अल्फा हेलिक्स जो बेंड हो रही थी, ये अगेन बेंडिंग एंड फोल्डिंग होती है अपने ऊपर ही। ये अल्फा हेलिक्स है, ये अपने ऊपर ही जिसकी ये बेंडिंग हो जाएगी तो जी ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और ये बना लेता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, के ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स है, ये अपने ऊपर बेंड करती है और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो, उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो बनता है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड वही है, हमने देखा कि H और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कि एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और दूसरे जो अमाइनो एसिड की जो ऑक्सीजन होगी वो आपस में बॉन्ड बना लेती हैं। दूसरा जो इसमें बॉन्ड है वो है जी डाइसल्फाइड बॉन्ड। कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कब बनता है, कि डाइसल्फाइड बॉन्ड टू सिस्टाइन अमाइनो एसिड, कि इस अमाइनो एसिड की चेन में एक अमाइनो एसिड है सिस्टाइन, तो जब सिस्टाइन अमाइनो एसिड्स होते हैं दो तो वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे भी सिस्टाइन अमाइनो एसिड है, यहाँ पे भी सिस्टाइन अमाइनो एसिड है, तो सिस्टाइन अमाइनो एसिड आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तीसरा जो है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कि आयोनिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, के नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के बिटवीन बनता है ये आयोनिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, फोर्थ जो चीज़ होती है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड साइड चेन अवे फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल विद इन द प्रोटीन कोर। तो ये जो प्रोटीन कोर है, ये जो अमाइनो एसिड की इनर साइड है, ठीक है, इनर साइड में क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। और कहा जाता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में कौन सा जो बॉन्ड है वो रोल प्ले करता है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। सो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है ये एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में जब मिलते हैं तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमारे पास वन पॉलीपेप्टाइड है, ग्लोबुलर फॉर्म में है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो जब मोर देन वन ग्लोब्यूल मोर देन वन ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर अटैच बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या था, ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में था। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर फॉर्म में है। जब एक से ज़्यादा ग्लोब्यूल हों तो उसको हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो है 4 ग्लोब्यूल होते हैं। मायोग्लोबिन जो है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, उसमें जो है जी 2 ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो इसी तरह टर्शरी स्ट्रक्चर फिर आगे चल के क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपस में अटैच कौन से बॉन्ड की मदद से ये अटैच होते हैं, ये भी आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से, ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये आपस में अटैच होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से अटैच होते हैं। तो समराइज कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, लाइनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। फिर इसी तरह जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स अपने आप के ऊपर ही ये फोल्डिंग करता रहे, फोल्डिंग करते 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 ये कौन सी चेन बन जाएगी, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर एक से ज़्यादा ग्लोब्यूल हों तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, कि ग्लोब्यूल के जो यूनिट्स हैं वो आपस में मिले हुए। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। So on the basis of shape, proteins are classified into fibrous protein and globular protein. Fibrous protein insoluble in water, non-crystalline.
नॉन क्रिस्टलाइन मीन्स कि दे लेक रेगुलर रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न, कि इनके जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है उनमें 3 डायमेंशनल पैटर्न नहीं होता। जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन है तो उनमें 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन में 3 डायमेंशनल पैटर्न नहीं होता, तो इसलिए हम इनको नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं। ये इलास्टिक होते हैं, परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। सिल्क, स्पाइडर वेब, मायोसिन इन मसल फाइबर्स एंड क्लॉथिंग, केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर। तो हमारे जो मसल में प्रोटीन होती है मायोसिन प्रोटीन, तो वो स्ट्रक्चर रोल प्ले करती हैं। नेल्स में केराटिन प्रोटीन होती है, हेयर में केराटिन प्रोटीन होती है, तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है। ये जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये सेकेंडरी प्रोटीन होती हैं, ठीक है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो ये सेकेंडरी जो प्रोटीन होती हैं स्पाइरल प्रोटीन होती हैं सेकेंडरी। अल्फा हेलिक्स हमने पढ़ा था सेकेंडरी प्रोटीन में। ये सिल्क है जी, ये स्पाइडर वेब है। उसके बाद जी है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये स्फेरिकल होती है, एलिप्सॉइडल होती हैं, 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, कि जी ये सेकेंडरी प्रोटीन का 3 डायमेंशनल फोल्ड होता है। टर्शियरी और क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी ग्लोबुलर फॉर्म में हो जाती है, वो टर्शियरी हो जाती है। और अगर जे हमारे पास जो है वो जो टर्शियरी हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन एक से ज़्यादा हो तो वो क्वाटरनरी बन जाती हैं। सॉल्युबल इन सॉल्ट एसिड बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, 3 डायमेंशनल फोल्ड्स है इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हेमोग्लोबिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, कि हेमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है। एंटीबॉडीज, एंजाइम ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है। प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन का ये एक चार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोटीन एज अ फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं लाइपेस, अमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं और ये सारे प्रोटीन्स के बने हुए हैं, प्रोटीन्स हैं। हेमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करती है। हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। इंसुलिन जो है ये भी प्रोटीन है जो कम्युनिकेशन में, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है, एंड हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, सो ये कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। डिफरेंसेस में इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन, ये प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एक्टिन, मायोसिन मसल में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक है। लेग्यूम, स्टोरेज प्रोटीन, एग वाइट, तो लेग्यूम और स्टोरेज प्रोटीन है, या एग वाइट के अंदर जो प्रोटीन होती है वो नरिशमेंट करती है, नोरिशमेंट, गिज़ा प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इस तरह जी कुछ हमारे पास ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे हमारे पास एक्टिन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, मसल फार्मिंग प्रोटीन है। तो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये मसल फार्मेशन में रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एंड जो अमाइलाइड है वो वर्क इज सेल सरफेस प्रोटीन, सेल की सरफेस पे मौजूद होती है। तो इस तरह ये जी एक चार्ट बना हुआ है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। केराटिन की अगर हम बात करें तो नेल्स और हेयर फार्मिंग प्रोटीन है। ट्यूबुलिन की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोट्यूबुल्स बनाने में रोल प्ले करती है। तो इस तरह ये चार्ट है, आप इनमें देख सकते हैं कि कुछ इन जो प्रोटीन्स हैं वो फंक्शनल रोल भी प्ले करती है एंड स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती है। थैंक्स।